आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक इंसिडेंट के बारे में हर कोई बात कर रहा है, मगर इस शर्मनाक घटना के अगले 10 दिनों में ही टोटल 21 केसेस सामने आए, जिनमें 14 केसेस तो माइनर लड़कियों के हैं, जिनमें सबसे यंगेस्ट विक्टिम की उम्र मात्र 2 साल है और सबसे ओल्डेस्ट विक्टिम की उम्र 63 साल। बलात्कारियों ने कुत्ते और गाय जैसे बेजुबान जानवरों को भी नहीं छोड़ा है। आजकल जब भी मैं किसी न्यूज चैनल या सोशल मीडिया पेजेस को देखता हूं, तो मुझे हर रोज ऐसी घिनौनी घटनाएं सामने खबर की तरह दिखती हैं। और जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक ना जाने कितने और केसेस सामने आ चुके होंगे। इंडिया में ऑन एन एवरेज 90 रेप केसेस डेली रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो सोचिए, आप उन केसेस के लिए तो प्रोटेस्ट करते हैं जो मीडिया में ज्यादा हाईलाइट होते हैं, पर उन विक्टिम्स का क्या जिनकी कोई खबर ही नहीं बनती। तो कैंडल मार्च निकालने से ज्यादा जरूरी ये है कि इस अपराध को जड़ से खत्म किया जाए। और ऐसा करने के लिए लोगों को खुद से एक सवाल पूछना होगा कि ऐसे घिनौने अपराध के पीछे आखिर वजह क्या होती है, आखिर ये रेप्स क्यों होते हैं। और जब आपको इसका जवाब मिल जाएगा तो आप इसे शायद रोकने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। मैंने भी काफी रिसर्च करके इसके रूट कॉज और सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश की है, जिसे आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। आज से 20 साल पहले यानी 13 अगस्त 2004 को करीब 200 औरतों ने एक सेक्सुअल ऑफेंडर अक्कू यादव को नागपुर के कोर्ट रूम में घुसकर मारा था। उसके चेहरे पर लाल मिर्च पाउडर फेंका था, उसके सीने में चाकुओं से स्टैब किया था और उसके प्राइवेट पार्ट को उसके शरीर से अलग कर दिया था। As many as 50 women attacked him using knives and stones. किसी ने कान काटा उसका, किसी ने कुछ। महिलाओं को उसको कोर्ट में आके मारना पड़ा। अक्कू यादव के नाम से फेमस ये गैंगस्टर भरत कालीचरण अपने गैंग के साथ मिलकर रॉबरी, होम इन्वेडिंग, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, सीरियल रेप्स एंड मर्डर जैसा क्राइम किया करता था। इसने करीब 40 औरतों का रेप किया था, जिसमें 10 साल की उम्र वाली बच्चियां भी शामिल थी। जनता नहीं करती तो शायद कानून कुछ नहीं कर पाता। ये क्रिमिनल वहां की पुलिस को पैसे और शराब का लालच देकर हर बार छूट जाया करता था और धीरे धीरे वहां की पुलिस भी इसे रोकना तो दूर बल्कि इसे सपोर्ट करने लगी थी। इस क्रिमिनल ने अपने एरिया की सभी औरतों का जीना मुश्किल कर रखा था और कईयों की तो जान भी ली थी। लेकिन फिर वही हुआ जिसका उन सभी औरतों को इंतजार था। उषा नारायण नाम की एक महिला ने आवाज उठाई, औरतों को हौसला दिया और सबको धीरे धीरे एक करना शुरू किया। सबसे पहले अक्कू यादव के घर को जला दिया गया। तो सुरक्षा पाने के लिए यह क्रिमिनल पुलिस के पास खुद चला गया और जब कोर्ट में इसकी हियरिंग होने वाली थी, उसके पहले ही ये बात फैल गई कि कोर्ट शायद इसे रिलीज कर देगी। और रिपोर्टेडली पुलिस ने भी यही प्लान किया हुआ था कि अक्कू यादव को कस्टडी में रखेंगे जब तक सभी शांत नहीं हो जाते और फिर इसे जाने देंगे। मगर ये प्लान फेल हो गया क्योंकि सैकड़ों की संख्या में औरतें चाकू और पाउडर की पोटलियां बनाकर स्लम से कोर्टरूम के लिए निकल गईं और कोर्टरूम के फ्रंट सीट्स पर जाकर बैठ गई। उस समय अक्कू यादव को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो इस बार भी छूट जाएगा और वो बिना किसी शर्म के कोर्टरूम में पहुंचा और उसने उस महिला को देखा जिसे वो ऑलरेडी सेक्सुअली असॉल्ट कर चुका था और उसे देखकर उसे अपनी भाषा में प्रोस्टिट्यूट कहा और हंसने लगा। साथ में पुलिस भी हंस रही थी। फिर क्या, औरतों ने उसे चप्पलों से पीटना शुरू किया। एक महिला ने कहा कि हम दोनों एक साथ इस धरती पर नहीं रह सकते, आज या तो तू या तो मैं। 200 से 300 की संख्या में औरतों ने उस पर चाकुओं से हमला किया, मिर्च पाउडर फेंका और उसके चेहरे को पत्थरों से कुचल डाला। पुलिस ने भी इस दरिंदे को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर उन पर भी लाल मिर्च के पाउडर फेंके गए और पुलिस को वहां से भागना पड़ा। 32 साल का ये क्रिमिनल उस दिन मात्र 15 मिनट में ही मारा गया और उसे उस गुनाह की सजा मिली जिसे वो पिछले 13 सालों से लगातार करते आ रहा था। अब अगर आपका भी खून उन महिलाओं के लिए उबल रहा है तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रेप, जिसे आमतौर पर बलात्कार के नाम से जाना जाता है, ये अपने आप में एक भयानक शब्द है। ये शब्द ही इतना अपमानजनक, दर्दनाक और डरावना है कि जिस इंसान के साथ ये घिनौना अपराध होता है, उसकी पूरी साइकोलॉजी और उसके डीपेस्ट इमोशंस बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। रेप लैटिन वर्ड रेपियो से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है छीन लेना। और अनफॉर्चुनेटली रेप इंडिया में वन ऑफ द कॉमन क्रिमिनल एक्टिविटीज में से एक बन चुका है।
कहने के लिए तो भारत के लोग मातृदेवो भव के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, मगर जिस देश में देवियों की पूजा होती है उसी देश में रेप जैसा घिनौना अपराध किया जाता है। और सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए भी हॉस्पिटल जैसी जगह पर खुद एक फीमेल डॉक्टर सेफ नहीं है, तो फिर देश की बाकी महिलाएं कैसे सेफ महसूस करेंगी। ममता बनर्जी एक महिला और भारतीय होने के नाम पर कलंक है, क्योंकि ममता की पार्टी के लोग खुलेआम लोगों को धमकियां देते हैं। उसके पार्टी के मेंबर्स रेप और मर्डर्स किया करते हैं। ममता खुद महिलाओं के सेफ्टी के बारे में जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो वहां से भाग जाती हैं। And you just spoke about goons and how you don't support them. Well, ma'am, the conduct of certain people like Mr. Madan Mitra and Arabul Islam, they have left a bad taste in the mouth for most of us. It has disturbed us, and people in power should be acting in a more responsible way, ma'am. I must tell you, you are a CPM cadre. This team, you only 50% here. Out of 50%, you tell me who are asking the question. There are so many things. No, there are so many things. These are the three issues. CPM and Maoist, they are working together. They are the Maoist cadre, I am telling you. We're coming to we them have with lots left of of other cadre. issues. This is wrong. I am not. I cannot reply the CPM question. They are the Maoist students. Even you can ask their all the details. I am sure they are asking the Maoist question and the CPM question. They are the CPM cadre. I am not going to give any reply. I'm a common student. That girl, sorry to say, you belong to CPM union event. SFI cadres you are. You are SFI cadres. These are university students. So what? University, there are so many universities. They have collected only selected. They have selected only from Maoist organization. No, I'm sorry. I cannot say. No. Okay. I cannot say. I have a prestige. No. Okay. I am not. Okay, this is I a cannot different. give No. वो बंगाल पुलिस का गलत इस्तेमाल करके सवाल पूछने वालों को डराती है। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई इस घटना में भी ममता बनर्जी साफ साफ पॉलिटिक्स खेलते हुए दिख रही थी। सीबीआई के पास केस पहुंचने से पहले ही सबूतों के साथ छेड़खानी की गई। क्राइम सीन को टेम्पर करने के लिए रात में 150 की संख्या में लोग पहुंच गए, जिसमें टीएमसी के गुंडे शामिल थे। कॉलेज का एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष, जिसपे ऑलरेडी पिछले साल करप्शन के चार्जेस लगे थे और वो बहुत से इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, उसे इस ब्रूटल मर्डर केस के बाद कलकत्ता नेशनल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया। ममता बनर्जी अपने ही खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर उतर गई, ये दिखाने के लिए कि उसे रेप विक्टिम को न्याय दिलाना है, जबकि स्टेट की सीएम, हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर वो खुद है। कॉलेज से लेकर पुलिस तक सब उसके ही कंट्रोल में है। अपने स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के बजाय ममता बनर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्ट्रिक्ट लॉज की मांग कर रही थी। और इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ऐसे पोस्ट किए जिसे देखकर आप लोगों को गुस्सा भी आएगा और आप लाचार महसूस करेंगे। इतना ही नहीं, रेप विक्टिम के वीडियोस को गूगल और पॉर्न वेबसाइट्स पर इतना ज्यादा सर्च किया गया कि वो वहां पर ट्रेंड करने लगा। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2018 में हुआ 8 साल की आसिफा का कठुआ गैंग रेप एंड मर्डर के बाद भी विक्टिम का नाम पॉर्न वेबसाइट्स पर ट्रेंड कर रहा था। हमारे देश में ऐसी सोच रखने वाले लोगों के बीच विमेंस की सेफ्टी एक मेजर कंसर्न बन चुका है, क्योंकि हमारे समाज में अपराधियों के अलावा आम इंसान की शक्ल में भेड़िए घूम रहे हैं, जो सिर्फ मौके की तलाश में है कि कब उन्हें किसी मासूम का फायदा उठाने को मिल जाए। ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है, बताओ। आजकल तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं। उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े ना बना के भेजें मार्केट के अंदर। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाता है। सिगरेट भी पी रही है, शराब भी पी रही है, देखो सरेआम पी रही है। इनके 5-5 6-6 फ्रेंड हैं। तो लड़कों का नशा करना गलत नहीं है, लड़कियों का नशा करना गलत है। अब देखिए, लड़का तो जाता है हर जगह, अकेला भी जाता है कहीं कमाने के लिए, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या विदेश। तो लड़कियां भी जा रही हैं आजकल। तो वही बात हुई, तभी तो ये सब हो रहा है। रात को 11-11 बजे 12-12 बजे मोहल्लों में घूमती है, मार्केटों में घूमती है। क्या मतलब है? अपना काम करो, अपने घर टाइम से पहुँचो, कोई बलात्कार का मतलब ही नहीं है। मेरे घर में भी लड़कियां हैं तो पूरे कपड़ा पहन के रहती है, चुन्नी रखती है, सलवार समीज पहनती है। और अगर अपने मर्जी से वो बोलेगी हम अपने मनपसंद का कपड़ा पहनेंगे तो आप नहीं पहनने दीजिएगा? नहीं चलेगा ही नहीं हमारे घर में। तो आपने औरतों को अपने घर के बांध के रखा हुआ है, तभी तो हमारे घर सेफ है। ये साले घर से निकलने मत दो, घर की लक्ष्मी घर में रहती है, अच्छा रहता है। बिगाड़ जो हुआ इस मोबाइल से हुआ। लड़कियां बाहर जा रही हैं, उनका पकड़ के रेप कर दिया जा रहा है, तो इसमें मोबाइल कहाँ से आया? नहीं, देखो
वो खुद करा रही हैं। कोई भी उठा के रेप जो मतलब खुद नहीं करता, जबरदस्ती करके ही तो रेप होता है सर। और जबरदस्ती नहीं हो सकता ये, उसका राजी प्यार भी चलता है। तालियां बेटा दोनों एक तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजेगी। जिस लड़की को जला दिया, उसका रेप करके, उसमें उस लड़की की गलती कैसे हो सकती है? हो सकता है उसकी ये गलती है, उसने कुछ कपड़े ऐसे पहन रखे हो। मतलब ये जो बलात्कार हो रहा है ये लड़कियां खुद भी करवा रही हैं। आप देख लो, सब समझदार हैं। वो देखो आपके सामने बैठी हुई, क्या होगा इनके साथ? पर उनके साथ कुछ हो जाए तो ये सही है। हर किसी का माइंड खराब होता है, किसी का भी हो। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों में रजामंदी। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बातें हैं जिस बातें से जो से कहना मेरा। लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है? लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देते हैं। हाँ, रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी जब भी तो रेप होया है। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगले को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। लड़के और लड़कियों की दोनों की गलती रहती है, क्योंकि लड़कियां आवारा फन में घूमती रहती है सड़कों पर। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना चाहिए। अगर हमारे देश के आम जनता की ऐसी सोच है तो हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है। और आम जनता को छोड़िए, देश के नेताओं की कैसी सोच है वो देखिए। फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि जो रेप करते हैं क्या उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए? लड़के हैं, गलती हो जाती है। और इनके पार्टी के लोग बलात्कारियों का सपोर्ट करते रहे हैं। हाल ही में अयोध्या की एक 12 साल की बच्ची का रेप 65 साल के मोईद खान ने किया, जो समाजवादी पार्टी का एक नेता है। नवाब सिंह यादव जो कन्नौज का एक सपा नेता है, उसने भी 15 साल की एक माइनर लड़की का रेप किया है और पकड़ा भी जा चुका है। एंटी करप्शन के करप्ट ठेकेदार केजरीवाल ने कहा था कि रेप करने की टेंडेंसी ड्रग और सेक्स रैकेट से शुरू होती है। अगर आप ड्रग और सेक्स रैकेटियर्स के यहीं से तो रेप शुरू होते हैं सर। रेप की टेंडेंसीज तो यहीं से शुरू होती हैं। महिलाओं की सुरक्षा को ताक पर रखने वाली ममता बनर्जी ने कहा था कि देश में बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि पुरुष और महिलाएं आजकल एक दूसरे से ज्यादा फ्रीली इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी खुल के बातचीत कर रहे हैं। हरियाणा के खाप पंचायत लीडर जितेंद्र चट्टर ने बलात्कार के मामलों की बढ़ती संख्या के लिए स्पाइसी फूड, स्पेशली चाउमीन को जिम्मेदार ठहराया था। और एक और खाप पंचायत लीडर सूबे सिंह ने कहा था कि महिलाओं की शादी 16 साल की उम्र से पहले कर देनी चाहिए ताकि उन्हें अपनी सेक्सुअल नीड्स के लिए पति मिल जाए और उन्हें किसी और के पास जाने की जरूरत ना पड़े। इस तरह रेप नहीं होंगे। साहब, हमारी स्कूल के सामने लड़के लोग दारू पीकर लड़कियों को परेशान करते हैं। अब दारू पर रोक लगा दीजिए ना। साबुन पे रोक लगानी होगी। अगर हमारे गांव की लड़कियां या खुशबू वाले साबुन से नहाएंगी तो हमारे लड़के जोश में आएंगे ही ना। ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोग कल्प्रिट की जगह विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं। पर क्या आप जानते हैं, इंडिया में हर साल नियरली 90% रेप केसेस में दोषी विक्टिम का जानने वाला होता है। दैट मीन्स कि महिलाओं के कपड़ों में दिक्कत नहीं है, लोगों की सोच गंदी है। जमीर अहमद नाम के एक कांग्रेस लीडर ने बयान दिया था कि औरतों को पर्दे में रहना चाहिए क्योंकि वो पर्दे में नहीं रहती, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा रेप होते हैं। हिजाब मतलब मुसलमान के अंदर, इमाम के अंदर गोशा पर्दा बोलते हैं। ये हिजाब रखने का मतलब क्या है? ये हिजाब क्या, औरत बच्ची जो होती है, जो बड़ी होने के बाद जो है उनको गोशे पर्दे में रखते हैं, यानी उसकी खूबसूरती होती है। अब उसकी खूबसूरती दिखनी चाहिए, उसकी खूबसूरती छुपाने के लिए वो रखा जाता है। आज आप देखे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। मगर जिन महिलाओं का रेप कभी उनका भाई तो कभी उनका पिता करता है, ऐसे केस में भी क्या पर्दे और कपड़े का दोष होता है? और मस्जिदों में तो कई बार मौलवियों ने छोटी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया है। हाल ही में एक 10 साल की छोटी बच्ची का रेप मेरठ के एक मस्जिद में किया गया और रेप करने वाला रेपिस्ट एक मौलवी था। और ऐसे सिमिलर केसेस हमें हर साल देखने को मिलते हैं। इन मौलवियों ने तो माइनर लड़कों को भी नहीं छोड़ा है और कुछ लोग पर्दे में रहने की बात करते हैं। हमने मीडिया के थ्रू 4 महीने की बच्ची और 80 साल की बूढ़ी महिला को भी हवस का शिकार होते हुए देखा है। तो फिर कपड़ों को ब्लेम करना बिल्कुल बकवास बात है। लोगों को समझना होगा कि गलती विक्टिम की नहीं, रेपिस्ट की होती है।
और अगर ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक भारत के लोग सिर्फ निर्भया 1, निर्भया 2 और निर्भया 3 के नाम पर कैंडल्स जलाते रह जाएंगे। खैर, बहुत से लोग कहते हैं कि भारत में सऊदी अरबिया जैसा कानून होना चाहिए। जैसे सऊदी में क्रिमिनल्स का सरेआम सर काट दिया जाता है, ठीक वैसे ही भारत में भी सरकार को करना चाहिए, जिससे रेप्स कम हो जाएंगे या रेप्स बंद हो जाएंगे। मगर ये एक आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। सऊदी अरेबिया का लीगल कोड इस्लाम के शरिया कानून पर बेस्ड है। वहाँ का कानून औरतों को हिजाब, हेड स्कार्फ या ऐसे लूज ड्रेस पहनने को कहता है जिससे उनके बॉडी का फिगर दिखाई ना दे। औरतों को गाड़ी चलाना और पब्लिक प्लेस पर अनजान आदमियों से बात करना मना है। वहाँ औरतों का बिना हिजाब के बाहर निकलना इलीगल माना जाता है और वहाँ की औरतों को अकेले बाहर निकलना भी मना है। वो तभी घर से बाहर निकल सकती हैं जब उनके साथ उनके फैमिली का कोई मेल मेंबर साथ में हो। वहाँ मैरिटल रेप जैसा कुछ भी नहीं है और अगर वहाँ की कोई महिला अगर रेप केस रजिस्टर कराती भी है तो उस पर तभी यकीन किया जाएगा जब उसके पास 4 विटनेस मौजूद होंगे और उसमें भी 2 औरतों की गवाही एक आदमी के बराबर मानी जाती है। और अगर वो महिला प्रूव नहीं कर पाती कि उसके साथ रेप हुआ है तो उस महिला को रेप करने वाले के साथ अवैध संबंध बनाना मान लिया जाएगा और उस महिला को यानी विक्टिम को ही सजा दी जाएगी। जैसे 2009 में एक 23 साल की अनमैरिड लड़की को 1 साल की जेल और एडल्ट्री के नाम पर 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई थी, जबकि उस महिला का गैंग रेप हुआ था और वो प्रेग्नेंट भी थी। खैर, सऊदी अरेबिया भी अब धीरे धीरे बदल रहा है। वहाँ के क्राउन प्रिंस MBS ने बहुत सारे रिफॉर्मेशंस किए हैं जिसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगा। अब मैं आपको डेटा दिखाकर बोर नहीं करूंगा कि किस देश में कितने रेप होते हैं, पर यह क्राइम हर जगह होता है। रेप एक ऐसा क्राइम है जिसका कोई स्पेसिफिक रूट कॉज या पैटर्न नहीं है। रेपिस्ट किसी भी उम्र का, किसी भी क्लास का या किसी भी बैकग्राउंड या फील्ड का हो सकता है। गाँव में भी ये घिनौना क्राइम किया जाता है और शहरों में भी। रेपिस्ट अमीर भी हो सकता है और गरीब भी। रेप हमारे देश में भी होता है और विदेशों में भी। डिफरेंट कंट्रीज के रिकॉर्डेड केसेस के नंबर्स इसलिए अलग होते हैं क्योंकि हर देश में रेप की डेफिनेशन अलग है और उसके हिसाब से अलग अलग कानून, और ये भी डिपेंड करता है कि उस देश की पॉपुलेशन कितनी है। हम अपने देश की बात करें तो यहाँ का जुडिशियल सिस्टम अपराधियों को सजा सुनाने में इतना देर कर देता है कि हम यही कह सकते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जैसे निर्भया के गुनहगारों को सजा सुनाने में 7 साल लग गए और 1992 में हुआ अजमेर ब्लैकमेल एंड रेप केस, जिसमें स्कूल जाने वाली हजारों टीनेजर लड़कियों का सीरियल रेप अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों ने किया था और वो आजाद घूमते रहे क्योंकि उनके कनेक्शंस कांग्रेस पार्टी और बहुत से व्हाइट कॉलर लोगों से जुड़े हुए थे। 32 साल पहले हुए अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड के बाकी बचे 6 आरोपियों को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस घटना को सामने आए 32 साल हो चुके हैं, मगर अब जाकर 20 अगस्त 2024 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यानी स्कूल जाने वाली वो सैकड़ों बच्चियां जो अब दादी या नानी बन चुकी होंगी, उन्हें इंसाफ दिलाने में 32 साल जितना लंबा समय बीत गया। मैंने इस चैनल की शुरुआत अजमेर केस के डिटेल्ड वीडियो से किया था, जिसे आप बाद में जाकर देख सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में 50 मिलियन क्रिमिनल एंड सिविल केसेस पेंडिंग है और ऐसे बैकलॉग को क्लियर करने में इंडिया को 300 साल लग जाएगा। इस बैकलॉग के पीछे बहुत से कारण हैं। वन ऑफ द रीजन है इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से जजेस के रेशियो का कम होना। जहां अमेरिका में 150 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन है, वहीं इंडिया में सिर्फ 21 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन है। सो यही रीजन है कि भारत में केसेस सालों तक चलते हैं। जैसे अब तक का सबसे लंबा पेंडिंग केस जो 2023 में सॉल्व हुआ है, उसे 72 साल लग गया। अब इस बैकलॉग को ठीक करने के लिए क्या स्टेप्स सरकार को लेने चाहिए और क्यों इसे सही करना इतना मुश्किल हो रहा है, इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके केस में डिसीजन आने में कितना समय लगेगा, इस बात का जवाब फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मदन लोकर ये कहते हुए देते हैं कि यदि आप भाग्यशाली हैं तो शायद आपके जीवन काल में
यानी जिन लोगों का केस उनके मरने से पहले सॉल्व हो जाता है वो बहुत फॉर्चुनेट होते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने साल 2015-16 के बीच एक सर्वे कंडक्ट किया था, जिससे ये मालूम पड़ा कि 99.1% केसेस इंडिया में रिपोर्ट किए ही नहीं जाते हैं। और अगर मैरिटल रेप एंड असॉल्ट को इसमें से हटा दें तो बाहर वालों का विक्टिम के साथ रेप करने के केसेस में भी सिर्फ 15% केसेस ही रजिस्टर्ड होते हैं और 85% केसेस अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। मगर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला डेटा ये है कि रजिस्टर्ड केसेस जो आईपीसी के सेक्शन 376 में फॉल करते हैं उनमें 74% केसेस फेक निकलते हैं। तो ऑलरेडी कितने केसेस हैं जिन्हें रिपोर्ट नहीं किया जाता है और रिपोर्टेड केसेस में 74% केसेस फेक निकलते हैं। सो रिपोर्ट ना कराने का रीजन माना जा सकता है कि विक्टिम का पुलिस और कानूनी कार्यवाही पर विश्वास नहीं है, या फिर अपनी इज्जत को समाज से बचाने के लिए वो केस नहीं कराती, या कई बार अपराधी का प्रेशर और डर भी विक्टिम को कानून का दरवाजा खटखटाने से रोक देता है। वी ऑल नो कि इंडिया में एक्यूज से ज्यादा विक्टिम को सफर करना पड़ता है जब वो इस कानूनी प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। मगर इन केसेस का फेक निकलने का ये मतलब नहीं है कि 74% विमेंस झूठा केस करती हैं, बल्कि इसमें कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसे समझने के लिए हम द हिंदू के एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। 2012 के निर्भया रेप केस के बाद दिल्ली में रिपोर्टेड केसेस की संख्या ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। इसीलिए द हिंदू ने साल 2013 में बीते 6 महीनों तक हुए दिल्ली के 600 केसेस पर इन्वेस्टिगेशन किया और पाया कि 1/3 केसेस में लड़की के पेरेंट्स ने झूठा रेप केस फाइल किया हुआ है, उन लड़कों पर जिनका उनकी बेटी के साथ अफेयर था या लड़कियां घर से भाग गई। और 123 केसेस में कंप्लेनेंट या तो हॉस्टाइल हो गए या ट्रायल्स अटेंड करना ही बंद कर दिया और अपने ही स्टेटमेंट से मुकर गए और बाद में बताया कि उन्होंने फॉल्स केस फाइल किया हुआ था। द हिंदू की रिपोर्टर रुक्मिनी आगे लिखती हैं कि औरतों को केस वापस लेने के लिए प्रेशर डाला गया था और 2 केसेस में कंप्लेनेंट्स ने बताया कि समुदाय के लोगों ने उन्हें गवाही देने से रोका था और बाकी अदर केसेस में कंप्लेनेंट्स ने बताया कि उन्होंने झूठा केस पैसों के लिए और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से किया था। फॉल्स रेप केस का एक बहुत ही फेमस केस है विष्णु तिवारी का, जिसमें इस आदमी ने अपनी जिंदगी के 20 साल जेल में बिताए और जब वो 43 साल का हुआ तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे छोड़ दिया, ये बताते हुए कि वो रेप केस ही फॉल्स था। विष्णु तिवारी जब 23 साल का था तब उसे अरेस्ट किया गया था। उस पे रेप केस एंड अट्रॉसिटीज अंडर SC/ST एक्ट के चार्जेस लगे थे। गांव की एक रंजिश वाली मतलब गाय वाय की वो थी, उसमें औरत कट रहे थे उस टाइम की वो थी और हरिजन एक्ट का हिसाब से पैसा का मिलने का हिसाब था, इसलिए उन्होंने केस बनवा दिया और इसलिए 376 बनवा दी। अब भगवान की कृपा रही माता रानी की कि उनने हमें साबित झूठा करा। हो सकता था हम वहीं मर जाते, लेकिन जो रहा कि झूठ साबित होना था और आप लोगों को सबको हमें मिलना था। और जब अपने जीवन के 20 साल जेल में बिताने के बाद वो बाहर आया तब उसने बताया कि कैसे वो जेल में फोन के बारे में सुना करता था मगर उसने अपने जीवन में कभी फोन नहीं देखा। उसका गांव उसे एक नई दुनिया लगने लगा था। मार्केट और उसका गांव सब कुछ बदल चुका था। उसके माँ बाप और 2 भाइयों का देहांत भी हो गया था जब वो जेल में था। उसे अपने माता पिता के अंतिम क्रिया में भी शामिल होना नसीब नहीं हो सका। उसके घर की जमीनें भी बिक चुकी थीं, वकीलों की फीस भरते भरते। परिवार को इतना कुशल छोड़ के गए थे हम। हमारे पास इंजन था, बैल थे, 3 हर चलते थे, सब कुछ था, 10 भैंसें थी। कुछ भी नहीं है यहाँ तो अब सब घर का खंडर पड़ा है, कुछ नहीं है। अप्रैल 2013 में जज वीरेंद्र भट्ट ने कहा था कि सिर्फ विक्टिम के स्टेटमेंट पर भरोसा करना एक इजी वेपन बन गया है किसी को भी रेप केस में फंसाने के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस कैलाश गंभीर ने यह कहा था कि रेप के कानून का अक्सर गलत इस्तेमाल हो रहा है और कुछ औरतें इसे बदला लेने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए, अपने मेल फ्रेंड्स को हरास और ब्लैकमेल करने के लिए झूठे केसेस फाइल कर रही हैं ताकि वो पैसे एक्सटॉर्ट कर सकें या उन्हें शादी करने के लिए मजबूर कर सकें। हिंदी फिल्म सेक्शन 375 में ऐसे ही एक फॉल्स केस के बारे में दिखाया गया है। यही वजह है कि इंडिया में रेप केसेस पर तुरंत फैसले नहीं किए जाते हैं क्योंकि हर बार ये मालूम नहीं होता कि एक्यूज्ड सच में असली गुनहगार है या नहीं और जजेस नहीं चाहते हैं कि किसी बेगुनाह को सजा मिले। सीरियस केसेस को सही से हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की होती है। पुलिस की सही इन्वेस्टिगेशन से केसेस जल्दी सॉल्व भी होते हैं और पुलिस की बेईमानी और लापरवाही की वजह से कई बार विक्टिम को इंसाफ मिल ही नहीं पाता। हर बार हमारे दिमाग में सिर्फ यही सवाल आता है कि आखिर ये आदमी रेप क्यों करते हैं। मधुमिता पांडे जो एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ क्रिमिनोलॉजी एंड इंटरनेशनलाइजेशन में एक सीनियर लेक्चरर हैं, उन्होंने तिहाड़ जेल में 100 से ज्यादा कन्विक्टेड रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया था। वो कहती हैं कि जब वो रिसर्च के लिए गई
तो उन्हें पक्का था कि ये लोग मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन जब मधुमिता ने कैदियों से बात करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि ये लोग कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग नहीं हैं और जो इन्होंने किया है वो इनकी अपब्रिंगिंग और सोच की वजह से। मधुमिता के अकॉर्डिंग उन रेपिस्ट में से बहुत से लोग ये समझते ही नहीं है कि जो उन्होंने किया है वो रेप था। उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि कंसेंट क्या होता है। जबकि मर्डरर्स को खून करने के बाद गिल्ट होता है, वहीं रेपिस्ट को कोई भी पछतावा नहीं होता। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा बराबर नहीं है लड़की लड़का। लड़कियों के लिए बनाया गया घर काम काज अपना घर बार देखे, ये थोड़ा रात में डिस्को में घूम रही है, बारों में घूम रही है, गलत हरकतें कर रहे हैं, जरा ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, तो आपको 10-20% ये जो सही मिलेंगी। अब ये तो कहानी ऐसा क्यों क्या गया, मेन चक्कर यही है, एक सबक के लिए उनके साथ ये घटना हुई थी। एक्सीडेंटल जो हुआ है एक सबक के लिए हुआ है। मतलब है जब उसका रेप वेप हो रहा हो, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चुपचाप मतलब उसका रेप हो जाना है। अगर वो हाथ पैर नहीं चलाती तो गलत काम करके उसे रेप करके उतार देते। रेपिस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है अपॉर्चुनिस्टिक रेपिस्ट की। ये वो लोग होते हैं जो इंपल्स ड्रिवन होते हैं। इनको अगर रेप करने का मौका मिलता है तो ये बिना किसी सोच समझ के बस कर देते हैं, स्पेसिफिकली जब इनका वायलेंट या क्रिमिनल बिहेवियर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। दूसरी कैटेगरी है परवेसिवली एंग्री रेपिस्ट की। ये रेपिस्ट काफी इंटेंस गुस्से से ड्रिवन होते हैं। इनका गुस्सा सिर्फ वुमेन के अगेंस्ट नहीं होता बल्कि जनरली सभी के अगेंस्ट होता है। ये लोग रेप को अपने गुस्से के एक्सप्रेशन के फॉर्म में देखते हैं। तीसरी कैटेगरी है सैडिस्टिक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन रेपिस्ट की। इस कैटेगरी के रेपिस्टों को सेक्सुअली अरोजल या प्लेजर के लिए रेप करना होता है। इनको विक्टिम को टॉर्चर करने में मजा आता है। ये रेपिस्ट काफी डेंजरस होते हैं क्योंकि इनको दूसरों के दर्द से सुख मिलता है। चौथी कैटेगरी है नॉन सैडिस्टिक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन रेपिस्ट की। ये वाले रेपिस्ट भी सेक्सुअल प्लेजर के लिए रेप करते हैं लेकिन ये सैडिस्टिक नहीं होते। इनका प्राइमरी मोटिव सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन होता है बिना किसी एडिशनल टॉर्चर के। पांचवी कैटेगरी है विंडिक्टिव रेपिस्ट की। ये लोग वुमेन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एग्रेशन और गुस्सा फील करते हैं। ये अपने विक्टिम्स को डोमिनेट करना चाहते हैं और अपनी पावर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इनका मेन एम होता है विक्टिम को फिजिकली और इमोशनली हर्ट करना। मेरे ओपिनियन में इसका रूट कॉज जुड़ा हुआ है फैमिलीज की अपब्रिंगिंग और सोसाइटी में औरतों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन से। ज्यादातर फैमिलीज में औरतें आदमियों के द्वारा डोमिनेट करी जाती हैं। लड़कियों के बजाय लड़कों को ज्यादा फैसिलिटी दी जाती है और बच्चों के बीच इक्वालिटी सिखाई ही नहीं जाती। और यहीं से टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी लड़कों के मन में धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। और जब वही बच्चे बड़े होने लगते हैं तो सेक्स एजुकेशन पर कोई बात ही नहीं करता। सेक्स को एक टैबू बना दिया जाता है। फिर वही बच्चे पॉर्न जैसी चीजें देखकर गुमराह होने लगते हैं। लड़कियों को तो उनकी टीचर या मदर सीक्रेटली सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं मगर लड़कों को कोई कुछ भी नहीं बताता। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन के कॉम्बिनेशन से ही लड़कों के मन में रेपिस्ट जैसा माइंडसेट क्रिएट होने लगता है। हमारे एंसेस्टर्स सेक्स को टैबू नहीं मानते थे। गुरुकुलों में सेक्स एजुकेशन शिक्षा का एक हिस्सा हुआ करता था। एंशिएंट टाइम में अर्थशास्त्र के साथ साथ काम शास्त्र पढ़ाने का हमारा कल्चर हुआ करता था। एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर वत्स्यायन ने हजारों साल पहले काम सूत्रा को लिख दिया था जिसमें साफ साफ कंसेंट के बारे में लिखा हुआ है। इवन हस्बैंड को अपनी वाइफ का भी कंसेंट लेना होगा। ऐसी फिलॉसफी हमारे पूर्वज हमें सिखा के जा चुके हैं। उस समय भी मैरिटल रेप को रेप कंसीडर किया जाता था। एंशिएंट हिंदू मंदिरों में हमें इस बात के साक्ष्य भी मिलते हैं कि सच में हमारे पूर्वज आज के जमाने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा खुले विचार के थे और उन्हें एक बेटर लाइफस्टाइल जीने का तरीका मालूम था। एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में औरतों को आदमियों से ऊपर का दर्जा दिया गया है। नारी का सम्मान करना सिखाया गया है और अपमान करने वालों का संहार करना हमारे कल्चर का पार्ट रहा है। मगर जैसे जैसे ग्रंथों से भारतीयों की दूरी बढ़ती गई वैसे वैसे भारत में नारी को दबाना और अपमान करना सोसाइटी का हिस्सा बन गया। आज सेक्स इंडिया में टैबू है और औरत आदमी की गुलाम। तो क्या ऐसे समाज में रेप जैसा क्राइम नहीं होगा तो और क्या होगा? 28 वर्ष के एक आरोपी ने दिन दहाड़े फुटपाथ पर एक 45 वर्ष की महिला का बलात्कार किया और जिस वक्त यह घटना हुई वहां मौजूद लोग इस आरोपी को रोकने की बजाय, इसे पकड़ने की बजाय अपने स्मार्टफोन से इस बलात्कार की घटना का वीडियो बनाते रहे। बलात्कारियों को कैसी सजा देनी चाहिए ये काम हमारे देश के रिस्पेक्टेड कोर्ट्स का है, लेकिन रेप जैसे इनह्यूमन क्राइम को रोकने की शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी।
आपको हमको इस बारे में बात करना होगा। बात सेक्स एजुकेशन के बारे में, बात एथिक्स और मॉरल्स के बारे में, बात सही और गलत की समझ के बारे में, क्योंकि ये केस सिर्फ रेप का नहीं है बल्कि इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स वुमेन का है, जहां सड़क चलते लड़कियों को घूरना, सीटी बजाना, भद्दे इशारे करना, इन सब पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। और ये तब होगा जब हमारी और हमारे समाज की सोच बदलेगी, क्योंकि ये गंदी सोच ही है जो आगे जाकर रेप जैसा हीनियस क्राइम को जन्म देता है। और ऐसे में इसमें केवल सरकार या लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं कर सकता, बल्कि इसमें हम सबको अपनी भागीदारी, जिम्मेदारी निभानी होगी। लड़कियों को सिखाने से ज्यादा जरूरी है लड़कों को सिखाना, ताकि लड़कों की सोच को समाज की गंदगी से ग्रसित होने से बचाया जा सके। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।